कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे। माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में ठोसों में अपूर्णता का तीसरा भाग पढ़ेंगे। ठोसों में अपूर्णता का तीसरा भाग है आपके नॉन स्टोइकियोमेट्रीय दोष। नॉन स्टोइकियोमेट्रीय दोष क्या होता है कि नॉन स्टोइकियोमेट्रीय दोष यह होता है ऐसे यौगिकों में पाया जाता है जो स्थिर अनुपात का नियम पालन नहीं करते, यानी स्थिर अनुपात नियम का पालन नहीं करते, यानी जिनमें धनायन और ऋणायन का अनुपात उनके अणुसूत्र के अनुरूप नहीं होता है। ये इस प्रकार के यौगिक कौन से ब्लॉक के तत्व बनाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार के नॉन स्टोइकियोमेट्रीय दोष संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक के तत्व बनाते हैं। इनमें धनायन की जो मात्रा होती है वो अनुपात से क्या है, अधिक या कम होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नॉन स्टोइकियोमेट्रीय दोष दो प्रकार के होते हैं, एक धातु आधिक्य दोष और एक धातु अभाव दोष। हम देखेंगे कि अब नॉन स्टोइकियोमेट्रीय दोष क्या है। तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं। ऐसे यौगिक जो स्थिर अनुपात नियम का पालन नहीं करते हैं। ऐसे यौगिक जो स्थिर अनुपात नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात जिनमें धनायन व ऋणायन का अनुपात उस यौगिक के अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित अनुपात के बराबर नहीं होता है, तो ऐसे यौगिक नॉन स्टोइकियोमेट्रीय यौगिक कहलाते हैं। यानी क्या है, ऐसे यौगिक जो स्थिर अनुपात नियम का, कौन से नियम का, स्थिर अनुपात नियम का पालन नहीं करते, अतः जिनमें धनायन और ऋणायन का अनुपात उस यौगिक के अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित अनुपात के बराबर नहीं होता है, ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रीय यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। इन यौगिकों का रासायनिक संगठन अनिश्चित तथा परिवर्तनशील होता है, जिससे इन्हें बर्थोलाइड यौगिक भी कहते हैं।
यानी इन यौगिकों का जो रासायनिक संगठन होता है वो निश्चित और परिवर्तनशील होता है, जिससे क्या इनका नाम क्या रखा गया है, बर्थोलाइड यौगिक भी रखा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रकार के यौगिक सामान्यतः संक्रमण धातु बनाती है। इस प्रकार के यौगिक क्या है, सामान्यतः संक्रमण धातु बनाती है, जिनमें धनायन की संख्या अनुपात से अधिक या कम होती है। यानी धनायन की जो अनुपात है वो अधिक या कम हो सकता है। जैसे कुछ यौगिक है, क्विल ऑक्साइड, FeS, फेरस सल्फाइड, आयरन ऑक्साइड, क्यूप्रिक सल्फाइड, क्यूप्रिक सल्फाइड आदि इस प्रकार के यौगिक है। जैसे कि हम देखते हैं आयरन सल्फाइड में जो आपकी मात्रा होती है किसकी, धनायन की, वो 0.88 से 0.1 तक होती है, 0.1 तक होती है। इसी प्रकार Fe के अंदर में 84.84 से 0.94 तक होता है, यानी धनायन पूरा एक नहीं होता, उससे कम या ज्यादा हो सकता है। तो इस प्रकार का अनुपात इनमें पाया जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। तो इस प्रकार एक बार रिवाइज करते हैं, ऐसे यौगिक जो स्थिर अनुपात नियम का पालन नहीं करते हैं, अतः जिनमें धनायन व ऋणायन का अनुपात उस यौगिक के अनुसूत्र द्वारा प्रदर्शित अनुपात के बराबर नहीं होता है, तो ऐसे यौगिक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक कहलाते हैं। इन यौगिकों का रासायनिक संगठन क्या होता है, निश्चित तथा परिवर्तनशील होता है, जिससे इनका दूसरा नाम और क्या है, बर्थोलाइड यौगिक भी कहते हैं। इस प्रकार के यौगिक सामान्यतः क्या होते हैं, कौन बनाते हैं, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व हम किससे कहते हैं, द्विबलोक के तत्वों को, जिनमें धनायन की संख्या अनुपात से क्या होती है, अधिक या कम होती है। कुछ उदाहरण ये के जिसके अंदर में धनायन की मात्रा इस रेंज से इस रेंज तक है, इसमें इस रेंज से इस रेंज तक है, यानी परिवर्तनशील है। हम देखते हैं अब ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष भी 2 प्रकार के होते हैं। यह दोष 2 प्रकार का होता है। पहला, धातु आधिक्य दोष, और दूसरा है धातु अभाव दोष। ये 2 प्रकार का दोष होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, यानी एक तो धातु आधिक्य दोष और दूसरा धातु अभाव दोष। तो हम पहले देखते हैं धातु आधिक्य दोष। तो ये दोष क्या होता है, इस दोष में क्या होता है, धनायन की संख्या ऋणायन की संख्या की तुलना में अधिक हो जाती है। यानी यौगिक में धनायन परमाणुओं या आयनों की संख्या ऋणायन परमाणु या आयन की तुलना में क्या रहती है, अधिक रहती है। तो इस प्रकार का दोष क्या कहलाता है, धातु आधिक्य दोष कहलाता है। तो देखते हैं क्या है, इस प्रकार के दोष
में धनायनों की संख्या ऋणायनों की तुलना में अधिक होती है। यानी इस प्रकार के दोष में धनायनों की संख्या क्या होती है, ऋणायनों की तुलना में अधिक होती है। यह दोष भी दो प्रकार से उत्पन्न होता है। यानी इस प्रकार के दोष को भी दो प्रकार से उत्पन्न किया जाता है। तो कौन कौन सा है वो देखते हैं। पहला, जालक में ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन आने से, यानी जालक में ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन के आने से ऋणायन बाहर निकल जाएगा और उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ऋणायन के बाहर निकलने से ऑटोमेटिक किसकी संख्या बढ़ गई है, धनायन की। दूसरा है अंतराकाशी स्थानों में धनायन के आने से। दूसरा दोष कैसे उत्पन्न होगा, अंतराकाशी स्थानों में धनायन के आने से। तो हम पहला देखते हैं। धातु आदित्य दोष के अंदर में हम पहला दोष देखते हैं, क्या है। जालक में ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन आने से। तो इस प्रकार के दोष में क्या होता है कि क्रिस्टल जालक में से ऋणायन अपना निश्चित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है और उसके स्थान पर विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है, धनायन की संख्या बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के दोष में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युक्त या ऋणायन के द्वारा इलेक्ट्रॉन के केंद्र को हम क्या बोलते हैं, एफ केंद्र या रंग केंद्र बोलते हैं। तो इस केंद्र के कारण क्या है, क्रिस्टल जालक का रंग में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के दोष में ऋणायन अपना निश्चित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है और उसके स्थान पर विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन आ जाता है। यानी जालक में ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन आने से, यानी इस प्रकार के दोष में क्या होता है, ऋणायन अपना निश्चित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर
चला जाता है और उसके स्थान पर विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इलेक्ट्रॉन युक्त केंद्र को एफ केंद्र या रंग केंद्र कहते हैं। यानी जो एनायन के स्थान पर जो इलेक्ट्रॉन आ जाता है उस केंद्र को हम क्या बोलते हैं? एफ केंद्र या रंग केंद्र। इसके कारण क्रिस्टलों का रंग गहरा हो जाता है। यानी जितने ज्यादा एफ केंद्र क्रिस्टल में बनेंगे उस क्रिस्टल का रंग उतना ही गहरा होता जाएगा। तो क्वेश्चन बनता है कि एफ केंद्र का क्या कार्य है? तो एफ केंद्र का कार्य क्रिस्टल का रंग वृद्धि करना होता है। कैसा होता है? एक उदाहरण देखते हैं। जब सोडियम क्लोराइड को सोडियम की वाष्प के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का रंग पीला पीला हो जाता है। ऐसा क्लोराइड आयन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन के आ जाने से होता है। इसी प्रकार पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम वाष्प के साथ गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड का रंग बैंगनी हो जाता है। तो एक उदाहरण लेते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल को हम सोडियम के वाष्प के साथ गर्म करते हैं तो इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है और सोडियम क्लोराइड का रंग क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। पीला क्यों होता है? कि क्लोराइड आयन के स्थान पर कौन आ जाता है? इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन आने से वहां पर क्या बन जाता है? एफ केंद्र बन जाता है और एफ केंद्र क्या करता है? क्रिस्टल के रंग को परिवर्तित करता है। तो पहला दोष ये आपके इस प्रकार उत्पन्न होता है। अब दूसरा दोष देखते हैं कि धातु आधिक्य दोष कैसे बन सकता है या उत्पन्न हो सकता है। अंतराकाशी स्थान में धनायन के आने से अंतराकाशी स्थान में धनायन के आने से यानी जो क्रिस्टल होता है उन क्रिस्टलों में जो आयन होते हैं उनके मध्य जो स्थान रहता है उस स्थान को हम अंतराकाशी स्थान कहते हैं। उस अंतराकाशी स्थान में बाहर से कोई अतिरिक्त धनायन आ जाता है और उसकी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए उतनी ही संख्या में अंतराकाशी स्थानों में ऋणायन आ जाता है। तो इस प्रकार क्रिस्टल में धनायनों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है और इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं? अंतराकाशी स्थान में धनायन के आने से धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होना। इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी स्थानों में अतिरिक्त
धनायन क्रिस्टल जालक से बाहर से आ जाते हैं। यानी इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक के अंतरकाशी स्थानों में अधिक धनायन क्रिस्टल जालक से बाहर से आ जाते हैं और विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन अंतराकाशी स्थानों में आ जाते हैं। यानी आयनीय यौगिकों में विद्युत उदासीनता बनी रखना परम आवश्यक होती है, बहुत जरूरी होती है, नेसेसरी होती है। तो जितने धनायन की संख्या बढ़ेगी उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन अंतराकाशी स्थानों में आ जाएंगे, जिससे धनायन और ऋणायन संख्याओं का अनुपात बिल्कुल बना रहे। अब इसका भी एक उदाहरण लेते हैं। क्या होता है, जैसे जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर उसका रंग पीला हो जाता है। तो ये आपके जिंक ऑक्साइड है, इसको हमने गर्म किया तो Zn+2 हाफ O2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए। तो इससे इसका रंग क्या हो जाएगा, इधर आने पर पीला हो जाएगा, क्योंकि आपके अंतरकाशी स्थानों में अतिरिक्त धनायन आ जाएंगे जिंक के, जिससे इसका रंग क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतरकाशी स्थान में धनायन के आने से भी धातु आदि के दोष उत्पन्न होता है। और दूसरा पहला हमने क्या पढ़ा था, ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन आने से, यानी क्रिस्टल जालक से ऋणायन बाहर चला जाएगा और उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस प्रकार दो प्रकार से हम क्या है, धातु आदि के दोष उत्पन्न कर सकते हैं। अब दूसरा है दोष आपके धातु अभाव दोष। धातु अभाव दोष क्या होता है कि क्रिस्टल जालक में धातु की संख्या या धातु के आयनों की संख्या में कमी आ जाती है। इस प्रकार के दोष में धनायन अपना निश्चित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है। यानी इस प्रकार का दोष कैसे उत्पन्न होता है, इस प्रकार के दोष में धनायन अपना निश्चित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है। यानी धनायन जो अपना स्थान लिया होगा वो अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाएगा और ऑटोमेटिक क्या है, ऋणायन की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। ये दोष भी दो प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। फर्स्ट है जालक में धनायन का स्थान रिक्त होना, और दूसरा है जालक के अंतराकाशी स्थानों में ऋणायन के आने
से। यानी ये दोष भी दो प्रकार से उत्पन्न, या तो जालक में धनायन का स्थान रिक्त हो जाए, जालक से धनायन अपना स्थान छोड़ चला जाए, या फिर जालक के अंतरकाशी स्थानों में अतिरिक्त ऋणायन आ जाए। तो ये दो प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। तो हम पहला प्रकार देखते हैं। इस प्रकार के दोष में भी धनायन अपना निश्चित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है तथा विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए निकट वाले धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लेते हैं। यानी क्या होता है, इस प्रकार के दोष में धनायन अपना निश्चित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है तथा विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए निकट वाले धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लेते हैं। जैसे कि FeS में देखते हैं +2 +2 -2 -2 +2 इस प्रकार का क्रिस्टल है फेरस सल्फाइड का, जिसके अंदर में आयरन अपनी +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है और सल्फर -2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। जब यहां से एक धनायन बाहर चला जाएगा तो क्या होगा, उसके जो निकट वाले होंगे वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करेंगे और धनायन की जो कमी हुई है उसकी पूर्ति करेंगे। जैसे कि हम यहां से इसको हटा देते हैं तो यहां पर रिक्त स्थान बन गया, परंतु इस संपूर्ण क्रिस्टल में +2 आवेश की कमी हो गई। तो +2 आवेश की पूर्ति करने के लिए इसके जो निकट होंगे, जैसे ये निकट है तो ये क्या करेगा, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में +3 कर लेगा, यानी एक वृद्धि यहाँ हो गई और इधर निकट वाला है तो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में ये +3 कर लेगा। तो कुल मिला के एक की वृद्धि इसने की और एक की वृद्धि इसने की, कुल मिला के +2 की जो कमी हुई इनकी वृद्धि से वो पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार विद्युत उदासीनता बनी रहती है। तो इस कारण से जालक में धनायन का स्थान रिक्त होने से भी धातु अभाव दोष उत्पन्न होता है। अब सेकंड है जालक में अंतराकाशी स्थानों में ऋणायन के आने से, यानी जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें जो अंतराकाशी स्थान होता है उसमें ऋणायन आ जाए तो भी क्या है, धातु अभाव दोष उत्पन्न होता है। जब
जालक के अंतराकाशी स्थानों में अतिरिक्त विनायन आ जाए तो इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, परंतु यह दोष एक काल्पनिक दोष है, क्योंकि विनायन का आकार इतना बड़ा होता है कि वह अंतराकाशी स्थानों में नहीं आ सकता है। यानी जब जालक के अंतराकाशी स्थानों में अतिरिक्त विनायन आ जाए तो इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, परंतु ये दोष एक क्या है, काल्पनिक दोष है। क्यों है कि अंतराकाशी स्थान इतने छोटे होते हैं, उनमें केवल छोटे आकार के धनायन आ सकते हैं, जबकि हम जानते हैं कि ऋणायन का आकार धनायन और परमाणु, उदासीन परमाणु दोनों से बड़ा होता है, तो वो अंतराकाशी स्थानों में नहीं आ सकता है। तो ये क्या केवल काल्पनिक दोष है कि इस प्रकार का दोष से भी हम धातु अभाव दोष उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपके ठोसों में अपूर्णता वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इस वीडियो को आप देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।